हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग 2025-2026 के लिए जो सभी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण से आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं कला संस्कृति का सिलेबस को लेकर के जो विश्लेषण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर का एक पोर्शन हम कह सकते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, कला संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कहा जाए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है यूपीएससी के लिए, और यहां से बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह इतिहास से बिल्कुल अलग है। लोग समझते हैं कि यह इतिहास की तरह है, इतिहास का एक पार्ट है, इतिहास में ही इसको पढ़ लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की भूल आप करते हैं तो फिर यह आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बाजार में कला संस्कृति को लेकर के अलग से बहुत सारी किताबें मिलती हैं, अलग से बहुत सारा मटेरियल भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज मैं उसी सारी चीज़ों पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं कि पूरी तरीके से कला संस्कृति के सिलेबस को समझ लीजिए कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या मुख्य परीक्षा, दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कला संस्कृति का, आखिर हमारे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में इसका महत्व क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम कला, आर्ट एंड कल्चर की पूरी बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतिहास और कला संस्कृति दो चीजें हमारे सिलेबस में दी हुई हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इतिहास का मतलब है कि मानव जीवन का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की तमाम तरह के राजनीतिक, प्रशासनिक सारी चीज़ों को उसमें देखते हैं। उसमें उनका समाज देखते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था देखते हैं, उनका प्रशासन देखते हैं, उनके राजनीतिक वंशावली के राजाओं के महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कला संस्कृति की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। लगभग मान के चलिए तो लगभग आपके 10 से कम 15 क्वेश्चंस आपके आर्ट एंड कल्चर से बनने की संभावना बन जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मुख्य परीक्षा में अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में यहां से कम 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कम से कम आपका 150 शब्दों का रहता है और दूसरा 250 शब्दों का एक दूसरा प्रश्न रहता है। और ये जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन 4 होने की संभावना ना के बराबर है। फिर भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें मुख्य परीक्षा में आपके हिस्ट्री तो रहता ही रहता है, आपके वर्ड हिस्ट्री भी इसमें शामिल है, तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है वहां से लेकर के, ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चंस, और सोचिए 10-15 क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उन व्यक्तियों से पूछिए, उन छात्रों से पूछिए जिनका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रह जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंस आप लोगों को मैंने बता दी है, इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके 2023 में आए हुए क्वेश्चन है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मध्यकालीन भारत में एक शब्द आया है फनम, ये क्या निर्दिष्ट करता है, इसका मतलब क्या है फनम, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। आर्यदेव, दिगनाग, नाथ मुनि, जैन विद्वान है, बौद्ध विद्वान है, वैष्णव विद्वान है, ये क्या सही है, यह धर्म का प्रश्न है, सोचिएगा। और एक तीसरा क्वेश्चन हम कह सकते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए, सोचिएगा। नेत्यरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, ये इन सोचिए किताबों के नाम हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपके धर्म से संबंधित प्रश्न हैं, ये आपकी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित प्रश्न हैं, क्योंकि फनम का मतलब है सिक्का, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहां पर राजा महाराजाओं की वंशावली से वाले प्रश्न जो हैं यूपीएससी नहीं बनाता है, कला संस्कृति के ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे,
फिर उनके रेंज देखेंगे, किस रेंज तक जाते हैं, फिर हम सिलेबस का पूरा विश्लेषण आपके सामने करेंगे। ठीक है ना। ये देखिए, ये मुख्य परीक्षा का 2023 का प्रश्न है। स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि मूर्ति कला का सामाजिक जीवन में क्या प्रतिनिधित्व है, यानी कि समाज के बारे में वो क्या बताती है, कैसे बताती है। यानी मूर्ति कला की विशेषताएं तो पता होनी ही चाहिए कला संस्कृति के दृष्टिकोण से, लेकिन उसका समाज पर क्या प्रभाव है, समाज के बारे में वो क्या बताती है, कैसे बताती है, उसका क्या संदर्भ प्रेषित करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखिए, इस तरीके से किसी भी किताब में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इस तरीके से जैसे यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी उन्हीं चीजों को दोस्तों पूछता है जिसकी उपयोगिता होती है। अल्टीमेट आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्यों पढ़ाया जाए, क्या जरूरत है एक आईएएस अधिकारी के लिए, जिससे कि वो उसकी उपयोगिता को समझ करके समाज को बता सके। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान की चर्चा करें। किसमें? संस्कृति और परंपरा में। क्या इन दोनों युगों का, जो दोनों काल हैं, इनका क्या योगदान है भारतीय परंपरा और संस्कृति में। कोई चोल राजा का नाम नहीं पूछा, ना कोई गुप्त राजा का, ना समुद्रगुप्त का अभियान पूछा है, ना राजराज फर्स्ट का कोई योगदान पूछा है, कुछ नहीं। सिर्फ ये पूछा गया दोनों कालों का क्या योगदान है। उसी तरीके से भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की जो आकृतियां हैं, शेर की और बैल की, भारतीय कला संस्कृति में, वास्तुकला में, इन आकृतियों का क्या महत्व है, सोचिएगा। इंपॉर्टेंस पूछी गई है, सोचिए। यहां पर उनका योगदान पूछा गया है, यहां सामाजिक क्षेत्र में उनकी क्या उपयोगिता है, क्या प्रतिनिधित्व है, यहां भी महत्व ही पूछा गया है। यानी कुल मिलाकर के कला संस्कृति के संदर्भ में कला की विशेषताएं तो हमको पता होनी ही चाहिए, विशेषताएं, साथ के साथ उनका महत्व और उनका योगदान आपको पता होना चाहिए। लेकिन महत्व और योगदान तब पता कर पाएंगे जब उस काल की कला संस्कृति की विशेषताओं को आप जानते हो। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से आपको यूपीएससी के लेवल की सारी चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, सारी चीजें मैंने बता दी। अब आराम से हम लोग अन्य चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है इसमें, देख सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग दो चीजों पर। सामान्य तौर पर कला संस्कृति जो है, जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, कला संस्कृति के संदर्भ में एक चीज ध्यान रखिएगा कि कला और संस्कृति हमारे यहां सिलेबस में दे रखा है, लेकिन कला संस्कृति दोनों एक शब्द नहीं है, बल्कि दो अलग अलग शब्द हैं। एक कला है और एक संस्कृति है। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों के अपने अलग अलग रूप हैं, जिनकी हमको अलग अलग तैयारी करनी है। मेरी बात समझिएगा। जब तक इसके अंतर को नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कला संस्कृति दोनों एक साथ बोलते हैं, इसलिए आधे अधूरी चीजें रह जाती हैं। दोनों का अंतर को समझिए, दोनों की चीजों को समझिए, फिर उसके बाद सिलेबस को समझेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो कला संस्कृति के जो भी चीजें हैं वो दोस्तों आपके तीनों काल में हैं। प्राचीन काल के इतिहास में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, तीनों में कला संस्कृति का विकास हुआ है। इसलिए कला संस्कृति के जो प्रश्न हैं वो तीनों काल से संबंधित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्राचीन और मध्यकाल से ही पूछा जाएगा। आधुनिक काल में भी मूर्ति कला है, आधुनिक काल में भी चित्रकला है, आधुनिक काल में भी सोचिएगा अब बहुत सारी कलाएं हैं, वास्तुकला से लेकर के जो सब विकसित हुई हैं। क्या अंग्रेजों ने, यूरोपीय कंपनियों ने, पुर्तगालियों ने कुछ भी नहीं बनवाया? क्या बहुत कुछ बनवाया था हमारे यहाँ, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो तीनों काल से संबंधित आपको सारी चीजें पता होना जरूरी है। अब इसमें देखें तो दोनों में अंतर क्या क्या है, कैसे कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। कला, कला का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी विधा जिसमें हम अपने शौक, अपने हुनर, अपने कौशल का उपयोग करते हैं और अपने मानसिक संतुष्टि और अपने सोचिएगा कौशल का, दोनों का हम उपयोग कर ले जाते हैं। मानसिक संतुष्टि भी करते हैं जो हमारे मनोरंजन के लिए भी होती है और हमारे अन्य चीजों के लिए भी होती है।
ठीक है ना। और ये हमारी संस्कृति का पाठ नहीं है, बल्कि हमारे कौशल, हमारे मानसिक विकास, हमारी बुद्धि, उस सब का एक योगदान है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परंपराएं और संस्कृति वो अलग चीज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कला में आपको जो पढ़ना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो आपकी दो तरह की कला हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें दृश्य कला, और एक है निष्पादन। दृश्य कला यानी कि जो दिखाई देती है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज आती है देखेंगे। तो दोस्तों इसमें तीन चीजें आती हैं। इसमें आती है आपकी वास्तुकला। वास्तुकला हम कह सकते हैं स्थापत्य कला। दूसरी है मूर्ति कला, और तीसरी है चित्रकला। इनकी खास बात क्या होती है दोस्तों? इसकी खास बात यह है कि एक बार इनको उपयोग किया जाता है, अपने कौशल का एक बार हुनर दिखाया जाता है, वो परमानेंटली बन के तैयार हो जाती है। उसमें बार बार रोज आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार उपयोग होता है। मूर्ति बनाइए, एक ही बार बनती है। हाँ, दूसरी मूर्ति दूसरी बार बना सकते हो। चित्रकला, वास्तुकला, ये सारी चीजें ठीक। उसी प्रकार से निष्पादन कला। निष्पादन कला भी कई प्रकार की होती है। निष्पादन को कहते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस, यानी कि जिसे हम बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा, हर बार परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी बार बार कौशल को दिखाना पड़ेगा, जिससे आपको भी और सामने वाले को दोनों को अच्छा लगेगा। ठीक है ना। इसमें क्या है देखिएगा, इसमें है आपका नृत्य, इसमें है गायन और संगीत। सोचिए, ये नृत्य कला है, ये गायन और संगीत है। यहां पर क्या है? रंगमंच है। रंगमंच, नाटक का मंच, यानी कि जहां पर बार बार आप नाटक का मंचन करते हैं। तो ये नृत्य, गायन, संगीत, रंगमंच, ये आपके परफॉर्मेंस में आते हैं, और यहां से भी प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इतना ही होगा। ये आपके 6 पॉइंट हैं जो कला के अंतर्गत आते हैं, और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? अब दो तरीके हैं। या तो आप इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ते चले जाइए, प्राचीन काल से लेकर के अब तक, हर जैसे जैसे युग बीतते चले गए, हर युग में क्या क्या हुआ, उस तरह से पढ़िए जैसे इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन कला संस्कृति के दृष्टिकोण से अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्या करना चाहिए? आपको वास्तुकला या स्थापत्य कला का एक टॉपिक उठाइए और सोचिए कहां से, पाषाण काल से, वहां से उठाइए और आधुनिक काल तक स्थापत्य कला में क्या क्या विकास हुआ, किस किस युग में क्या क्या विकास हुआ। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी और कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, और अंतर भी पता चलता चला जाएगा कि किस युग में क्या क्या परिवर्तन हुआ स्थापत्य कला में, उसी तरीके से मूर्ति कला में, उसी तरीके से चित्रकला में। पाषाण काल से हमको चित्रकला मिलना शुरू हो जाती है। गुफाओं में जब इंसान ने पहली बार बनाना शुरू किया, वहां से इसको शुरू करते हैं। एवरीबॉडी बात समझे कि नहीं? तो इस तरीके से वहां से उठाएंगे और लास्ट तक लेकर के चले आएंगे, आधुनिक काल तक, जब तक के रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर और तमाम तरह के जो चित्रकार हैं, जिन्होंने बाद में आधुनिक काल में चित्रकारी की, चित्रकला के केंद्र खोले, चित्रकला को बढ़ावा दिया, वहां तक कंपेयर करके चले आइए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज से लगभग 3 से 4 साल पहले एक प्रश्न पूछा गया था, पाषाणकालीन चित्रकला ने आधुनिक चित्रकला को किस प्रकार प्रभावित किया है? सोचिएगा, पाषाणकालीन चित्रकला ने आधुनिक काल की चित्रकला को कैसे प्रभावित किया है? कैसे लिंक करोगे? कौन सी किताब में दिया हुआ है? और यह तभी हो सकता है जब आप लिंक करते हुए पढ़ते चले आए, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में चित्रकला कैसे कैसे किस किस युग में बढ़ती चली आई, उसको देखते जाना है। किस किस युग में होती चली आई उसको जानना है। और इस तरीके से पढ़ेंगे तो दोस्तों कभी भी आपका कोई टॉपिक मिस नहीं होगा, एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा, हर लेवल पर आपके सारी चीजें हो जाएंगी। अब चाहे नृत्य संगीत की बात करें, गायन संगीत की बात करें, या रंगमंच की बात करें, कहां से यह काल शुरू होता है वहीं से उसको उठाइए, बिल्कुल शुरू से ऑरिजिन करिए। नृत्य के संदर्भ में देखा जाए तो हमें सोचिएगा, पाषाण काल के चित्रों से हमें नृत्य के बहुत सारे चित्र मिलते हैं लोगों के,
कि उस समय भी पाषाण काल में लोग नृत्य करते थे। अब ये तो नहीं पता कौन सा नृत्य करते थे, लेकिन चित्र मिले हैं तो पता चलता कि नृत्य कला वहां थी। सोचिएगा, पाषाण काल में सिंधु घाटी सभ्यता में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल। इसका मतलब सिंधु सभ्यता में भी नृत्य गायन होता था। उसके बाद वैदिक काल में आ जाइए, उसके बाद आप महाजनपद के युग में आ जाइए, राजा महाराजाओं के समय में आ जाइए। बुद्ध के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि जिस दिन महात्मा बुद्ध अपना घर छोड़ करके निकले थे, अपना राजमहल छोड़ के निकले थे, उस रात उनके सोचिए महल में बहुत बड़ा उत्सव आयोजन हो रहा था। गायन, वादन, संगीत, नृत्य सब कुछ हो रहा था, और उसी रात को वो गृह त्याग कर दिए थे। सोचना, तो इसका मतलब वहां पर सब कुछ था। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें। उसी प्रकार से रंगमंच उठाइए, कब से रंगमंच की परंपरा शुरू हुई और किस किस युग में कैसे कैसे क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या परिवर्तन हुए, किस किस शासक ने क्या क्या योगदान दिया है। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चले जाना है। यह कला में है, यानी कला के अंतर्गत आपको दो चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। एक, कला में आपके कौशल की आवश्यकता होती है, और दूसरा मनोरंजन की। ठीक है ना? मनोरंजन भी होना चाहिए और कौशल भी होना चाहिए। दो चीजें, खुद को अच्छा भी लगना चाहिए, तभी तो आप करोगे। वैसे भी आप दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक सिंगर तो है ही। बाथरूम सिंगर सही, चाहे कैसे भी, अकेले में कुछ तो गुनगुना ही लेता है, अकेले में किसी ना किसी तरह से नाच तो लेता ही है कि नहीं? ये मनोरंजन है। और जब उसी में विशेषज्ञता हासिल हो जाती है, कौशल आयत होता है, तो वही क्या कहलाती है? कला कहलाती है। जैसे टीचिंग मेरी एक हॉबी है। मैं पढ़ाना पसंद करता हूं, तो मेरी हॉबी है, ये मेरा कौशल है, मेरी स्किल है, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है? उसी प्रकार से अब दूसरा क्या है? संस्कृति, कला एवं संस्कृति। इसीलिए संस्कृति में क्या क्या होता है? संस्कृति बेसिकली कुछ नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो नए मूल्य विकसित होते हैं, ये क्या है? ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं। सोचिएगा, सामाजिक धार्मिक मूल्य हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। इसीलिए वो क्या बन जाती है? हमारी संस्कृति बन जाती है, कल्चरली। और इसके लिए पढ़ा लिखा होना या ना पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं रखता है। संस्कृति अनपढ़ लोगों की भी होती है और पढ़े लिखे लोगों की भी। ध्यान रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले जो मूल्य हैं, जो परंपरा हैं, उन्हीं को हम संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति में क्या क्या टॉपिक होते हैं? आपका धर्म, दर्शन, साहित्य और विज्ञान। यह समझ लीजिएगा, ये चार चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो सोचिए, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। सोचिएगा, धर्म। अब धर्म आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो धर्म को भी पढ़ने का वही तरीका है कि इस धर्म को प्राचीन काल में पढ़िए, मध्यकाल में पढ़िए और आधुनिक काल में पढ़िए। तीनों काल में इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब प्राचीन काल में कौन कौन से धर्म हैं? तो आप देख सकते हैं, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य छोटे मोटे धर्म, उनको देखते चले जाइए। ये रहे। मध्यकाल में आ जाएंगे तो इसमें इस्लाम भी आ जाएगा। आधुनिक काल में आ जाएंगे तो इसमें ईसाई धर्म आ जाएगा, बहावी धर्म आ जाएगा, अन्य धर्म भी आ जाएंगे। उनके बारे में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और चैप्टर वाइज इस तरीके से, जैसे इतिहास का कालक्रम चला है, उसी तरीके से धर्म को पढ़िए। उसी प्रकार से दर्शन को देखिए। दर्शन यानी कि सत्य का दर्शन, ईश्वर का दर्शन। हमारे यहां दर्शन का विकास कब से शुरू हुआ? वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, षड दर्शन, जो 6 दर्शन हैं। सोचिएगा, अद्वैत, वेद, ये तमाम तरह के जो दर्शन हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये तमाम तरह के जो दर्शन हैं, ये सारे के सारे इसी में हैं। उन दर्शनों के बारे में हमको जानना है। ये दर्शन है। सोचिएगा, इन दर्शनों में क्या क्या चीजें रहेंगी? सोचिएगा, इसी में आपका वैदिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इसी में जैन दर्शन है, ठीक है ना? इसी में आ जाएंगे तो षड दर्शन है, 6 दर्शन। सोचिएगा, इसमें आपके अन्य दर्शन भी आ जाते हैं, अन्य दर्शन भी आ जाते हैं। वो सब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। उनको एक एक करके पढ़ते हुए चले जाइए।
अब कहोगे सर क्या आधुनिक काल में नहीं है? मध्यकाल में इस्लाम का दर्शन है, सूफी दर्शन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। मध्यकाल में आ जाएंगे तो सूफियों का भी तो दर्शन है, सूफी परंपरा ये रही। आधुनिक काल में आ जाएंगे तो क्या कुछ है? बिल्कुल है, आधुनिक काल में भी दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है। क्यों? रविन्द्रनाथ टैगोर का अपना दर्शन नहीं है, महात्मा गांधी का दर्शन नहीं है, विवेकानंद का दर्शन नहीं है, सोचिएगा अरविंदो घोष का दर्शन नहीं है। दर्शन शास्त्र के तो वो प्रकांड विद्वान हैं, तो उनका भी दर्शन। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, गांधी और टैगोर के शिक्षा और संस्कृति से संबंधित विचारों के पर टिप्पणी कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया। कहां से आया ये क्वेश्चन? जब आप इस एंगल से पढ़ेंगे तभी तो हो पाएगा माय डियर। तो ये समझिए कि यहां से उसी प्रकार से साहित्य, जो मैंने क्वेश्चन बताया, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, और यहां पर इसको जब आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर आप साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य को हम धार्मिक और गैर धार्मिक दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसमें? धार्मिक और गैर धार्मिक दो प्रकार के साहित्य में बात करते हैं। और धार्मिक में प्राचीन काल में धार्मिक साहित्य, मध्यकाल में धार्मिक साहित्य, आधुनिक काल में धार्मिक साहित्य कितना है पता नहीं, लेकिन है। उसी प्रकार से गैर धार्मिक साहित्य, जैसे आपकी चाणक्य के अर्थशास्त्र गैर धार्मिक है, इसी में विज्ञान से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित, राजनीति शास्त्र से संबंधित बहुत सारे साहित्य लिखा गया है। उनको चैप्टर वाइज पढ़ते चले जाइए, याद कर लीजिए, उनका क्या योगदान है उसको देख लीजिएगा। इस तरीके से सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इन सब का महत्व और इनका योगदान समझने पर विशेष ध्यान देना है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा का हो और चाहे मुख्य परीक्षा का। यह कला संस्कृति का पूरा टॉपिक एक साथ है, मुख्य परीक्षा के लिए भी और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। उसी प्रकार से विज्ञान, प्राचीन काल में विज्ञान का विकास, मध्यकाल में विज्ञान का विकास, सोचिएगा, और आधुनिक काल में विज्ञान का विकास। किस किस काल में कैसे कैसे विज्ञान का विकास हुआ है इसको आपको देखना है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक सिलेबस है, और इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेट प्रारंभिक परीक्षा के, मुख्य परीक्षा के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। इतिहास के अनुसार पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। अब जैसे सिंपल सा समझिएगा, मौर्य काल में विज्ञान का विकास बताइए। अब मौर्य काल पढ़ोगे तो मौर्य काल के राजाओं के नाम पढ़ोगे, ठीक है ना, फिर उनकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ोगे, उनका प्रशासन पढ़ोगे, उनकी अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, उनका समाज पढ़ोगे, उनका धर्म पढ़ोगे, और उस समय के विभिन्न प्रकार के धर्म सब एक साथ पढ़ोगे तो खिचड़ी पकी जानी है। इसलिए इतिहास बड़ा कठिन लग जाता है। कला संस्कृति अलग पढ़िए और राजनीतिक विकास थोड़ा सा पढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। किसी भी कालखंड में कहीं पर भी कुछ भी चीज नहीं छूटने वाली है, और इस तरीके से पढ़ेंगे कभी एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, डेफिनेट नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है और सारी चीजें हैं, और यह है पूरा आपका, ध्यान रखिएगा, सिलेबस जो आपको समझ में आ गया होगा। एवरीबॉडी क्लियर है? और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो सूचना जो बता देना चाह रहा हूं वो आप समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि 2025 और 26 के लिए जो भी छात्र आप में से रियली में एग्जाम देना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो अभी से एक बेहतरीन समय है, इसको जरूर आप उपयोग करिए, इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप पढ़ाई करते हैं दोस्त तो रिजल्ट आपके फेवर में आता है। अनसिस्टमेटिक तरीके से करेंगे कभी रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। तो बेहतर है एक कोच, एक गाइड, एक मेंटर के साथ मिलकर एक सही रणनीति के साथ आप अपनी तैयारी करिए। और ये बैच दोस्तों हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों में है, और ये 14 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। और बैच किसी और के साथ नहीं, बल्कि मैंने ही आपका बैच स्टार्ट किया है आज से। सोचिएगा, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमी के साथ बैच स्टार्ट किया है मैंने, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर रहेगा। और सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए।
ओके, ध्यान रखिएगा। और ये बैच शाम को 6 बजे है और फीस मात्र 24,999 रुपए, ठीक है ना। और अगर किसी को 2024 की जगह 2024 का प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर होना और रिजल्ट निकालना है, जिनका प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं होती, रिजल्ट नहीं आता है, कहां से प्रश्न बनेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपने बहुत सारे तरीके से पढ़ तो लिया है। आप में से बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने किसी तरीके से कुछ यहां से पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि एक क्रैश कोर्स इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स सोचिएगा, यह लगभग 3 से 3.5 महीने का कोर्स है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास भी चलेगी और आपका टेस्ट सीरीज भी होगी। सोचिए, दोनों चीजें हैं इसके अंतर्गत। टेस्ट सीरीज भी यानी डेली पढ़ाया जाएगा, डेली आपके 50 क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन भी होगा, दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। यह भी क्लास आपकी 9 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, अभी बस स्टार्टिंग ही हुई है, 2-3 क्लासें निकली हैं। 12 बजे से डेली क्लास होती है और इसकी फीस मात्र 7,500 रुपए है। MK लाइव कोड यूज करेंगे तो आप इसको चाहें तो 2024 वाले सभी छात्र इसको भी कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जिन लोगों को तैयारी है, सारी चीजें हैं, उनको क्रैश कोर्स नहीं करना है, तो चाहें तो वो लोग केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये रही टेस्ट सीरीज नंबर 6। इसमें आपको फीस मात्र इतनी देनी होगी और 13 तारीख से यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपके 100 से ज्यादा टेस्ट हैं, जिनमें आपके सेक्शनल टेस्ट, आपके सब्जेक्टिव टेस्ट जिसे कहते हैं, प्लस आपके और क्या क्या हैं, इसमें एडवांस टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं और सबका डिस्कशन भी है। ध्यान रखिएगा, बिना डिस्कशन के कोई पेपर नहीं है। लगभग इतने क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाएंगे और लगभग मान के चलिए इसमें सीसेट और फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे जीएस के 8 टेस्ट है कम से कम। सोचिए सीसेट के भी, तो इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा। मात्र 4,000 रुपए में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस 4,000 रुपए है, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पिछले साल का इसका रिकॉर्ड बता दें तो लगभग 60 से ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी के स्टडी IQ को टेस्ट सीरीज से मिले थे। अगर आप चाहें तो आप ऐप पे जा करके इस सीरीज को क्लिक करिए, वहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पिछले साल के पेपर भी दे रखे हैं, लिंक भी दे रखा है, टॉपिक भी दे रखे हैं और नया पेपर भी दे रखा है। दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि हाँ कितने क्वेश्चंस मिले थे, पेपर वाइज दे रखा है। तो इससे आपको भरोसा हो जाएगा कि स्टडी IQ की टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी आप लोग किसी तरह का कोई डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, बुक्स परचेज करते हैं, टेक्स्ट सीरीज परचेज करते हैं, क्रैश कोर्स परचेज करते हैं और डिस्काउंट चाहिए ठीक ठाक और पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो फिर MK लाइव कोड को यूज जरूर कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिए। ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कला संस्कृति का जो सिलेबस है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग तो खैर उसी तरह से पढ़ाते ही हैं, आप भी उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।